हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो हम लोग यहाँ पर वंदरोगा के प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर अभी तक के जो पेपर थे आपके पास 24 जुलाई के शिफ्ट 1 तक के भी पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं 24 जुलाई जो यहाँ पर शिफ्ट 2 को पेपर हुआ था वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले के सारे पेपर मैंने आपको पूरे के पूरे सॉल्व करा दिए हैं। उनके PDF भी मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो हमारे पास है जीरो केमिस्ट्री नाम से, उसमें मैंने सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या होने वाला हमारे पास। व्हाट इज द केमिकल बिहेवियर ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का रासायनिक व्यवहार क्या होता है, रासायनिक व्यवहार बताना है। रासायनिक व्यवहार जब की बात करेंगे तो इसका मतलब उसका होगा कि वो उसके केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आइसोटोप रिएक्शन करेंगे तो हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आइसोटोप में सेम ही रहने वाले हैं, और केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होने वाला है, तो समान ही रहने वाली है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, रासायनिक व्यवहार जो उनका रहेगा वो समान ही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। पिक द नेशनल पार्क लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपके पास जलदापाड़ा नेशनल पार्क जो है वो आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ करंट फ्लो एट द टाइम ऑफ ओवरलोडिंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो विद्युत परिपथ है उसमें अतिभारण के समय धारा प्रवाह की प्रकृति क्या होती है। तो उस टाइम उसमें कितनी धारा बहती है। तो यहाँ पर उस टाइम धारा प्रवाह क्या हो जाता है, इंक्रीजेज हैविली। जो करंट का फ्लो है, धारा प्रवाह है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है उसमें। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट टाइप ऑफ वेटलैंड फाउंड इन इंडिया। जो भारत में आर्द्र भूमि पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी वाली पाई जाती हैं। तो भारत में जो आर्द्र भूमि पाई जाती है वो होती है हमारे पास नदी और धारा आर्द्र भूमि, रिवर एंड स्ट्रीम वेटलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर आर दी फ्लोटिंग आइलैंड नोन एज फुमडिस फाउंड इन इंडिया। भारत में फुमडिस नाम से जाने जाने वाली तैरते द्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका है और आई थिंक अब तक आपको याद हो चुका होगा। तो ये मणिपुर में है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर उसके ऊपर नेशनल पार्क है ये भी आपने मुझे बताना है। आई थिंक वो भी आपको याद होगा ही। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यानी कि वो कैसा है, हम बता रहे हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो कौन है वो वेक्टर क्वांटिटी इनमें से। तो यहाँ पर ये देख लेंगे हम, स्पीड स्केलर, डेंसिटी स्केलर, मास स्केलर। बात करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी यहाँ पर, ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डार्क डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ अ ह्यूमन आई। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गहरा मध्यपट है जो मानव आंख की पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो यहां पर ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आइरिस, परितारिका। परितारिका क्या करती है, आइरिस क्या करती है, मानव की आंख की जो क्या है यहाँ पर पुपिल है उसके साइज, पुतली कहते हैं हिंदी में, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The SI यूनिट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज। विद्युत धारा को मापने के लिए SI यूनिट कौन सा यूज करते हैं, सबको पता ही होगा कौन सा यूनिट यूज करते हैं। तो यहाँ पर एम्पियर, एम्पियर का यूज किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। और ये सारे के सारे आपने याद करने हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है यहाँ पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है हमारे पास, ठीक है ना, वो सारी की सारी हम याद करेंगे। उनके जो यूनिट्स हैं वो भी हमको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में, तो आप कर लेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी दैट हाउसेज 300 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इज लोकेटेड इन। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो है जिसमें प्रवासी पक्षियों की 300 प्रजातियां हैं वो कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मेनियम इज एन एग्जाम्पल फॉर। जर्मेनियम किस चीज़ का उदाहरण है। तो ये होता है आपके पास यहाँ पर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेल्विन कैल्विन गॉट नोबेल प्राइज फॉर कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस इन द ईयर। तो मेल्विन कैल्विन को किस वर्ष में प्रकाश संश्लेषण में कार्बन स्वांगीकरण करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर है। देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
Which among the following electromagnetic waves are produced by hot bodies and hot molecules and are sometimes referred to as heat waves? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें गर्म पिंडों और गर्म अणुओं द्वारा उत्पादित होती हैं और कभी कभी उन्हें ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो वो तरंगें होती हैं आपके पास इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगें। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, व्हाट इज द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर? 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है? और अगर पावर की बात की जाए लेंस की, तो लेंस की पावर होती है 1/4 फोकल लेंथ। और अवतल लेंस के लिए यानी कि कॉनकेव लेंस के लिए यहाँ पर जो f होता है वो निगेटिव होता है, तो 2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1/-2 हो जाएगा, ठीक है, -2 मीटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/-2 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करते तो -0.5 आएगा हमारे पास डायोप्टर में। और ऑप्शन नंबर डी में हमको ये राइट आंसर दिख रहा है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमसे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग आउट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड। गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होने वाले किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? और नाम से ही जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको कहा जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारे लिए राइट आंसर हो जाएंगे। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड? निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है? और आपको ये अब तक याद हो ही चुका होगा कि जो ग्लास है, कांच, यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। सोडियम क्लोराइड यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस है, डायमंड भी एक क्रिस्टलीय ठोस है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है, तो ये यहाँ पर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। उस अभिक्रिया का नाम बताना है हमें जिसमें एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है। भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाएगा, तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पर कहने क्या वाले हैं? तो इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यानी कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिक क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। भारी नाभिक होगा वो छोटे नाभिकों में यहाँ पर विखंडित हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहने वाला है, ZnO+ कार्बन से जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। ए रिएक्शन किस चीज का एग्जांपल है? तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, यानी कि लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया जिंक के साथ। और यहाँ पर से मैं बात करता हूँ कार्बन के साथ यहाँ पर क्या लग गया, ऑक्सीजन लग गया। और हमको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन नॉन एज ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हमारे पास हो चुका है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर हमको पता है कि जब किसी से ऑक्सीजन निकलता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रही है तो उस रिएक्शन को यहाँ पर हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारे पर राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे आप इस वाले क्वेश्चन को आसानी से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3 आर वेराइटीज ऑफ दैट इज रेजिस्टेंट टू जैसिड्स एंड फ्रूट बोरर। पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 यह किसकी किस्में हैं जो जैसिड और फलवेदक के लिए प्रतिरोधी हैं? तो ये आपके किस चीज़ की किस्में हैं? ये है आपका फ्लैट बीन यानी कि लोबिया फली जो होती हैं उसकी यहाँ पर किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर गेन्ड फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन फर्मेंटेशन? तो यहाँ पर बात कर रहा है वो किण्वन जब प्रक्रिया फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज अणु के टूटने पर कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं, कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं? और आपने एक काम और करना है, यहाँ पर आपको पता ही होगा ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसको भी एक बार देख लेंगे फिर से। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर होता है। 2 ATP के यहाँ पर अणु प्राप्त होंगे, हमें मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिक द वाटर हार्वेस्टिंग डैम लोकेटेड इन झारखंड। झारखंड में कौन सा जल संग्रहण बांध स्थित है? झारखंड में कौन सा जल संग्रहण बांध स्थित है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है आपको, मैथन बांध। मैथन बांध कहाँ पर स्थित है? ये आपके पास झारखंड में स्थित है। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल बेस प्रोपेलेंट? डबल बेस
ईंधनी प्रणोदक कौन सा है? यहाँ पर बात करें जो क्या करता है, यहाँ पर मोशन प्रोवाइड करता है, जैसे रॉकेट में हमने बोलते हैं रॉकेट को ऊपर के लिए धकेलता है जो, तो वहाँ पर वो उसमें कुछ फ्यूल यूज करते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात की जा रही है तो डबल प्रोपेलेंट क्या है, डबल बेस प्रोपेलेंट कौन सा इनमें से? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको, नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेलुलोज, ये आपके पास डबल बेस प्रोपेलेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड, ग्राम में किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ग्राम में किसी का 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान यहां पर कहलाता है। कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यूज इज प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, यानी कि केवल हृदय में मौजूद होने वाले ऊतक कौन से हैं? तो उनको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर हम कहते हैं उनको हृदय मांसपेशी ऊतक, कार्डियक मसल टिश्यूज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, नाम से ही इसको डायरेक्टली कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज कोयना डैम, वन ऑफ द डैम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लोकेटेड, राष्ट्रीय महत्व के बांधों में से एक कोयना बांध कहाँ स्थित है? और कोयना बांध आपका स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उसकी एटोमिसिटी। यहाँ पर बात करें जैसे मेरे पास क्या है O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, ये इस परमाणु, इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? तो इसकी एटोमिसिटी हो जाएगी 2, परमाणुकता 2 हो जाएगी। जैसे NH3 है मेरे पास, इसकी एटोमिसिटी मैं बोल दूंगा तो एटोमिसिटी हो जाएगी 4। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की क्या कर सकते हैं, एटोमिसिटी बता सकते हैं। और ये ऑप्शन नंबर सी इसका आप राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ फोर्सेज, निम्नलिखित में से किसे बलों के मौलिक नियमों का दर्जा प्राप्त नहीं है? और मौलिक नियमों के बारे में अगर आपको पता हो तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर फंडामेंटल लॉज, लॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज आर फंडामेंटल लॉज, लॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेज आर फंडामेंटल लॉज, बट लॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेज आर नॉट फंडामेंटल लॉज। ये घर्षण के बल के जो नियम हैं ये मौलिक नहीं होते, इनको मौलिक नियमों का दर्जा प्राप्त नहीं है। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडीज विदाउट डायरेक्टली कंसिडरिंग द फोर्सेज अफेक्टिंग देम, यानी कि निकायों की एक प्रणाली पर प्रभाव डालने वाले बलों पर सीधे रूप से विचार किए बिना उसकी गति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके पास शुद्ध गतिकी यानी कि किनेमैटिक्स। किनेमैटिक्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहां पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। वेयर इज द केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व और रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस लोकेटेड इन इंडिया? तो यहां पर बात की जा रही है भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्र भूमि केशोपुर मियानी सामुदायिक निचय कहां पर स्थित है? तो ये आपके पास स्थित है पंजाब में। कहां पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आप राइट आंसर यहां पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? पिक द बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो वो आपके पास है यहां पर कोल्लेरू बर्ड सेंचुरी। कोल्लेरू पक्षी अभ्यारण्य आपका कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण एंड शक्तिमान आर दी वेराइटीज ऑफ, स्वर्ण और शक्तिमान किस चीज की किस्में हैं? किस चीज की किस्में हैं स्वर्ण और शक्तिमान? तो ये हैं आपके पास इंडिजिनियस राइस वेराइटीज ऑफ इंडिया, भारत के स्वदेशी चावल की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी शक्तिमान देखने को मिले तो याद रख लेना, शक्तिमान चावल खाता था, ठीक है, चावल खा खा के उड़ता रहता था। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय मेपल, बीच एंड ओक ट्रीज, निम्नलिखित में से किस वन पारिस्थितिकी तंत्र में मेपल, बीच और ओक वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके पास टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, समशीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूनिटलेस, इनमें से कौन सा पद क्या है यहाँ पर इकाई रहित है?
यानी कि जिसकी इकाई नहीं होती है, यूनिट नहीं होता है, वो कौन सा है यहाँ पर? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहने वाला है आपके पास, ना आपके पास नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है आपके पास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ न्यूट्रल कंडक्टर है, एक उदासीन चालक में होता है, क्या होता है भाई? उदासीन कब होगा? उसमें जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन यानी कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है तो दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं न्यूट्रल कंडक्टर हैज क्या? बराबर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The Brundtland Commission which was formed in 1983 is also known as ब्रटलैंड आयोग, जिसका गठन 1983 में किया गया था, को किस रूप में भी जाना जाता है? और ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक एक दो बार तो कर ही चुके हैं इसको, और अभी तक आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर होने वाला है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग यहाँ पर इसके लिए दूसरा नाम है। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन रोलिंग मोशन एट एनी टाइम इंस्टेंट व्हाट इज द स्टेट ऑफ द बॉटम ऑफ द डिस्क विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस। लोटनी गति में किसी भी समय पर सतह के संपर्क में डिस्क के तल की अवस्था क्या होती है? तो वो डिस्क के तल की अवस्था यहाँ पर क्या होने वाली है? तो वो होती है आपके पास रेस्ट में, स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है। यानी कि यहाँ पर बात करें जैसे किसी ढलान पे आप किसी गोल पत्थर को फेंक दो तो वो उसका जो मोशन होता है वहाँ पर क्या होता है, उसके मोशन को कहते हैं हम रोलिंग मोशन, ठीक है ना, लुढ़कते हुए आएगा वो। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसका एक तो उसकी स्थिति में भी चेंज आ रहा है और साथ ही साथ वो रोटेशन भी कर रहा है। तो इस तरीके के मोशन को यहाँ पर रोलिंग मोशन कहा जाता है। उसमें जो हमारे पास क्या रहेगा, और डिस्क रहेगा, उसके तल किस में अवस्था में रहने वाले हैं यहाँ पर, सरफेस के साथ, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने वाला है। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द एटम हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर मास नंबर यानी कि समबारिक, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एसोबार्स हो जाएगा। कर लेंगे इसको, समभारिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल ऑफ 100 ओम रजिस्टर कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े 100 ओम प्रतिरोधक के पूर्ण चक्र में खपत की गई शुद्ध शक्ति क्या होगी? तो ये हम आसानी से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को अगर हमको पता हो कि जो पावर होती है नेट पावर वो होता है हमारे पास V²/R के बराबर। और अगर हमको इतना पता हो तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। 220 वोल्ट यहाँ पर बात करी उसने, 2 बार 220 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर दिया है और आर की वैल्यू में यहाँ पर 100 दे रखी है उसने, 100 ओम दे रखी है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 22 दूनी 44 आ जाएगा, 22 दूनी 44 और 4 48 आ जाएगा, और 484 यहाँ पर चीज़ आ जाएगी। और शक्ति है तो इसका यूनिट क्या होता है हमको पता है, इसका यूनिट यहाँ पर वाट होता है। और ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा होगा 484 वाट यहाँ पर आंसर है। तो आपके लिए यहाँ पर आंसर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा अ साइट ऑफ टाइडल एनर्जी लोकेटेड इन, ज्वारीय ऊर्जा का एक स्थल सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो ये कहाँ स्थित है आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल में स्थित है सुंदरवन डेल्टा। कर लेंगे इसको आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज द पवागढ़ा सोलर पार्क लोकेटेड। पवागढ़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है आपके पास पवागढ़ा सोलर पार्क कर्नाटका में स्थित। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल, क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो ये समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। कोई सा भी हो समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है उसमें इंक्रीमेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड, किसी वस्तु की तीव्र गम आगम गति क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं आपके पास वाइब्रेशन। क्या कहलाती है? वाइब्रेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस की यहाँ पर प्रमुख घटक कौन सी है गैस? तो वो है आपके पास मीथेन। मीथेन यहाँ पर बायोगैस के लिए एक प्रमुख घटक होती है। आई थिंक आपको ये पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Ores mined from the earth are contaminated with large amount of impurities called, पृथ्वी से जो अयस्क निकाले जाते हैं उसकी बड़ी मात्रा में अशुद्धियों से दूषित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जिन अशुद्धियों से वो
दूषित होते हैं उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, और तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, उनको गैंग कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल के नाम से इसमें से किसको जाना जाता है, तो कॉपर सल्फेट को यहाँ पर ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर होगा, देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज, तो सबको पता है 78% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द गिवन ऑर्गन्स अलाउज टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन द एयर विद ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी, अरे यार कान होगा, सीधे से बात है, किसी और के पीछे क्यों भागना है। नाक से थोड़े सुनते, आंख से भी नहीं सुनते, स्किन से भी नहीं सुनते, कान से सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। निम्नलिखित में से किस फाइलम को आमतौर पर समुद्री वॉलनट के नाम से जाना जाता है, और इसको किसको जाना था, टीनोफोरा जो होते हैं उनको समुद्री वॉलनट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको कि कहा जाएगा हमको क्या कहेंगे, ओमनिस सेलुआ इस सेलुआ। छोड़ो, इसको इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। किसने व्याख्या की कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं, सबको बताया, किसने बताया था, रुडोल्फ वर्ट्सो ने बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इनटू एग्रीकल्चरल लैंड कॉल्ड। तो यहाँ पर किस चीज का, चट्टानों के कृषि भूमि में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन कहा जाता है, मृदा निर्माण यहाँ पर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आज के लिए लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सोप्स आर सॉल्ट्स, किसके सॉल्ट होते हैं, ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन में रहेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, साबुन लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल के कौन से लवण होते हैं, सोडियम लवण, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पर ये लवण होते हैं किस चीज़ के, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। बहुत लंबी कार्बन चेन रहती है, आखिरी में उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो किस चीज़ के साल्ट रहते हैं, सोडियम और पोटेशियम के साल्ट रहते हैं। कौन, जो सोप्स की हमने यहाँ पर बात कर दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसके बाद अब सेकंड पार्ट करेंगे, और उसके बाद सिर्फ 2 ही पेपर हमारे पास बचने वाले हैं। 25 जुलाई को जो हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट, और उसके बाद सेकंड शिफ्ट 25 जुलाई का। तो बस उसके बाद ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हो चीज़ों का, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, जो भी आपके पास क्वेश्चन मौजूद हों, उपलब्ध हों, वो सारे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। आपको पेपर क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।